हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहब, जेएलए कॉलेज मैनेजर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं बीए सेमेस्टर 2 पेपर 3 पेपर के अंदर आज चर्चा करने जा रहा हूँ मौर्य साम्राज्य का पतन के क्या कारण थे। तो उसके बारे में इस वीडियो में आप देखेंगे और मैं इस प्रयास करूँगा कि मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण क्या क्या था, इसमें आप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि अशोक ने मौर्य साम्राज्य के जो प्रतापी शासक अशोक था, यानी 233 या 32 ईसा पूर्व में देहांत हो गया था। तो उसके बाद उसके निधन होने के बाद मौर्य साम्राज्य का एक के बाद एक राजाओं का एक नाटकीय तरीके से पतन होना शुरू हुआ। क्योंकि मौर्य साम्राज्य में हम देखते हैं कि अनेकों सम्राटों और राजाओं ने भी शासन किया, लेकिन सम्राट अशोक ने के मृत्यु के बाद अनेक राजाओं ने जब शासन किया तो लगभग कहा जाता है, इसीलिए 50 वर्षों के भीतर वो मौर्य साम्राज्य का शासन ताश के पत्तों जैसा गिरते हुए यानी धराशायी हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके बहुत सारे ऐसे कारण बताए गए हैं, लेकिन फिर भी हम बताने का प्रयास करूँगा कि सबसे पहले अशोक का जब कि अशोक की जब मृत्यु हो गई तो उसके जो उत्तराधिकारी थे वह बहुत ही कमज़ोर और निर्बल हो गए थे, और वही निर्बल गद्दी पर भी बैठे। और दूसरी है कि साम्राज्य का जो पूर्वी भाग था और पश्चिमी भागों में पूर्वी और पश्चिमी भागों का जो विभाजन हो गया था, जिससे पूर्वी भाग का दशरथ और पश्चिमी भाग का कुणाल के आधिपत्य में शासक की बागडोर संभालने के लिए दे दिया गया था। यदि कहा जाता है कि यदि विभाजन नहीं हुआ होता तो पश्चिमोत्तर प्रदेश में तो यूनानी का आक्रमण इतना जल्दी तेजी से नहीं होता है। फिर भी लेकिन विभाजन के कारण शासन की शासन कार्य का संचालन था वो बहुत ही शिथिल पड़ गया। यानी विभिन्न प्रांतों में हम देखते हैं कि केंद्र पर केंद्र का नियंत्रण कमज़ोर पड़ता गया। और इस तरह से हम देखते हैं दूसरी और तीसरी के बाद देखते हैं कि अशोक की जो धर्म नीति थी उसके बहुत ही बुरे परिणाम पड़ा। उसकी परिणाम पड़ने के बाद उसकी शांति और अहिंसा की जो नीति था, मौर्य साम्राज्य का सैनिक की शक्ति का भी धीरे धीरे धाराशायी हो गया और पतन हो गया। तो इससे चौथा आप देखते हैं कि ब्राह्मण की जो प्रतिक्रिया थी वो उसके फलस्वरूप उस समय पुष्यमित्र शुंग वो बहुत ही तेजी से अपने अंतिम मौर्य साम्राज्य यानी बृहद्रथ के वध कर दिया था। और इसके मूल कारण यही था कि अशोक के बौद्ध और उत्तराधिकारियों का भी चयन होना एक सबसे बड़ा उत्तरदायी बताया जाता है, और चयन होना ये सबसे बड़ा प्रमुख बताया गया। तो इस तरह से ब्राह्मण यानी अशोक के अशोक का व्यवहार ब्राह्मणों के प्रति एक समानता और दंड समानता से बहुत ही विक्षुब्ध थे, जो उसे शूद्र लोग भी मानते थे। इस तरह से कहते हैं कि पांचवा की करों की अधिकता के कारण यानी प्रजा बहुत असंतुष्ट हो गए थे। और यहाँ तक कि देखिए लोक कल्याण होने के बावजूद भी मौर्य राज्य हमारा टैक्स के कारण यानी अधिक होने के कारण बहुत ही कष्टदायक था उस समय। छठा ये भी था कि बहुत केंद्रीकरण की प्रशासन थी वह मौर्य साम्राज्य के विघटन का भी कारण बना, क्योंकि उस समय कमजोर उत्तराधिकारियों के शासन काल में शासन का बहुत ही विकेंद्रीकरण अति केंद्रीकरण हो गया, जिसके कारण से बहुत ही दुष्परिणाम हुआ। दूर दराज के जितने भी प्रांत के जो लोग थे वो स्वतंत्र होने लगे। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का धीरे धीरे इसका अभाव हो गया। यहाँ तक कि कार्यपालिका और न्यायपालिका थी में भी कोई विभेद नहीं होने लगा। और यहाँ तक कि राजा केवल महापात्रों को राजकीय निरीक्षकों और दूतों और संवाददाताओं को भी बड़े बड़े पदाधिकारियों पर नियंत्रण रखता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अमात्यों का भी अमात्य नियुक्त किए थे, अमात्यों का भी शोषण बढ़ गया। यहाँ तक कि तक्षशिला यानी तक्षशिला में अमात्यों के शोषण के विरुद्ध था उस समय अशोक के राज्यकाल में बहुत ही विद्रोह हुआ। और विद्रोह के परिणाम यही हुआ कि उस समय मौर्यकालीन समाज था वो सामान्य रीति रिवाज जो जितनी भी सारी भाषाएं सामान्य भाषाएं थी और साथ साथ सामान्य ऐतिहासिक परंपरा उस सामान्य भौतिक संस्कृति का इत्यादि का अभाव हो गया। राष्ट्रता कहा जाता है कि राष्ट्रता का सबसे बड़ा प्राणदायक था, लेकिन गंगा घाटी के मैदान में हम देखते हैं कि काफ़ी उपजाऊ था और इसलिए उत्तरी दक्षिणी की अपेक्षा यानी अधिक विकसित और संपन्न भी था। यानी उत्तर भारत तो हम जानते हैं कि कृषि प्रधान
ही रहा, लेकिन व्यापार व्यवसाय में काफ़ी संभावनाएं भी थी वहाँ। लेकिन दक्षिण भारत में हम देखते हैं बड़ा ही खानाबदोशी और चारागाही अर्थव्यवस्था जैसी थी, जहाँ कृषि व्यापार की संभावनाएं बहुत कम थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अशोक का जो बहुत सारे से उत्तरदायित्व था। अशोक की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जो पतन जो हुआ, वह केंद्रीय सत्ता जो है अत्यंत ही कमज़ोर तो हो गया, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों में कोई ऐसा सक्षम या सबसे सुयोग्य या योग्य नहीं निकला जो साम्राज्य को संगठित और सुव्यवस्थित कर सके। इसलिए जो आश्चर्य है कि साम्राज्य की जो स्थापना जो था चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, लेकिन उसके जैसे महत्वाकांक्षी जैसे सम्राट ने जिस तरह से किया था और कौटिल्य जैसी कूटनीतिक से जिस तरह से सुव्यवस्थित किया था, इसका गौरव को अशोक ने तो इसका गौरव तो अशोक महान जो थे वो तो ऊंचा किया ही, लेकिन इसके बाद जो है पतन बहुत ही तेजी से हुई। अशोक की मृत्यु को इसलिए कहा जाता है, अशोक की मृत्यु के 50 वर्ष तक व्यतीत होते होते साम्राज्य के पूरी तरह से छीन-बीन हो गया। और मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण जो है बहुत सारे ऐसे विद्वानों ने कहा है कि उसका जो मौर्य साम्राज्य के जो पतन का कारण बताए हैं उसके बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहला कारण हमारा बताया है कि अशोक ने जो था वह मौर्य साम्राज्य जो विस्तार पर के स्थान पर क्या था, उस शांति व्यवस्था बहाल किया था, अहिंसा और धर्म की विजय की नीति अपनाई थी। और दूसरा था साम्राज्य ब्राह्मण प्रतिक्रिया का जो है शिकार हो गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धर्म प्रचार भी करने लगे अशोक, और धर्म प्रचार करने के कारण था उसका शासन जो है अत्यंत ही कमज़ोर पड़ गया और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ भी जो है बढ़ने लगी। और साथ साथ जो है अशोक जो दानशीलता प्रवृत्ति जो बनाए हुए थे वह बहुत प्रवृत्ति बढ़ गई थी। और यहाँ तक कि धर्मघोष से यानी धर्म की जो प्रचार करने के लिए युद्ध की कला में लोग निपुण नहीं रहे और धर्म का प्रचार करने लगे, और जितने भी सैनिक जो है उसके जगह में जो है धर्म का प्रचार करने या उनके अधिकारियों द्वारा जो है किए जाने लगे। तो इस तरह से बहुत सारे जो इतिहासकार जो है अपने अपने बातें रखी हैं, लेकिन ये महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री महोदय का कहना है कि अपने लेख में अशोक का नीति जो है ब्राह्मण विरोधी भी कहा है इन्होंने इसके बारे में, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का पतन का जो है मुख्य कारण माना है। क्योंकि पशु बलि के जो विरोध जो अशोक की जो अपनी आज्ञा से जो ब्राह्मण बिगड़ गए थे, बहुत सारे बातें हुई थी अशोक की नीति से जो था वो ब्राह्मण की जो है अपने अपमानित लोग समझ रहे थे। यहाँ तक हम देखते हैं कि व्यवहार समता और दंड समता यानी जो व्यवहार समानता और दंड जो व्यवस्था जो समानता था, वो सारी संबंधी जो है अशोक की आज्ञा से लोग पीड़ित थे। तो इस तरह से जो ये कहना जो है यानी महोपाध्याय शास्त्री का भी कथन है कि जब अशोक का जब निधन हो गया तब ब्राह्मणों ने इन्हीं कारणों के चलते उसका उत्तराधिकारियों का विरोध किया और इसी कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। तो इस तरह से बातें जो है शास्त्री ने कहा, लेकिन हेमचंद्र राय चौधरी भी जो है मौर्य साम्राज्य का पतन के कारणों का विश्लेषण किया और इसके बारे में बताया कि ये हरप्रसाद जो शास्त्री का भी जो मत का खंडन किया। और इन्होंने बताया कि अशोक की जो अहिंसा नीति जो था मौर्य साम्राज्य के लिए पतन का बहुत सारे कारण जो उत्तरदायी है, जैसे पशु बलि को जो है रोकने से जो है ब्राह्मणों के प्रति जो शत्रुता थी उसका अर्थ नहीं लेना चाहिए, उसका खंडन किया है हरशास्त्री का। धर्म महामात्रों की जो नियुक्ति था वो ब्राह्मणों का विशेषाधिकार से आघात नहीं था, बल्कि वह ब्राह्मणों का भी ध्यान जो है रखते थे। यहाँ तक कि अशोक जो थे अपने साम्राज्य भर में जितने भी सारे लोग थे वो प्रचलित जो व्यवहार जो बनाए हुए थे और जो दंड जो व्यवस्था था उस समानता तो चाहता ही था अशोक, लेकिन अशोक तो शूद्र नहीं था, लेकिन जाति के आधार पर ब्राह्मणों ने उसे कोई द्वेष नहीं था। तो इस तरह से जो है कड़ी आलोचना जो है हेमचंद्र राय चौधरी ने जो है महामहोपाध्याय शास्त्री का जो है आलोचना किया है। तो फिर भी हम इसमें बताने का प्रयास करें कि अशोक ने जो ब्राह्मणों का दान देना उचित बतलाया और यहाँ तक कि उसके प्रति सम्मान और उसकी भावना प्रदर्शित करने का जो है आदेश दिया गया था। महामात्रों को जो है ब्राह्मणों के सुख के लिए ध्यान रखने का यहाँ तक कि आदेश दिया था। और इस तरह से देखते हैं कि अशोक के उत्तराधिकारियों और ब्राह्मणों के बीच जो संघर्ष का कोई उल्लेख तो नहीं मिलता इस समय, क्योंकि
अशोक उत्तराधिकारियों के संबंध में देखते हैं कि ब्राह्मणों से अच्छा ही था, ब्राह्मणों से अच्छा संबंध बनाया था, जिसका प्रमाण ये है कि बृहद्रथ की जो सेनापति पुष्यमित्र शुंग क्या था, वो ब्राह्मण था। अतः मौर्य साम्राज्य का पतन के कारण अशोक जो है पूर्ण रूप से उत्तरदायी तो नहीं था, लेकिन फिर भी मौर्य साम्राज्य का मौलिक कारण निम्नलिखित था मौर्य साम्राज्य का पतन का। जैसे हमारा था साम्राज्य की जो है विशाल, यानी हमारा साम्राज्य उस समय बहुत विशाल थी, और विशाल साम्राज्य की स्थापना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। लेकिन दक्षिण भारत के अधिकांश भाग जो है इस जो साम्राज्य मतलब कि कुछ हिस्सा जो था दक्षिण भारत का, कुछ हिस्सा उसमें सम्मिलित था। अशोक जो है अपने समय में मौर्य साम्राज्य का जो है बहुत ही चरमोत्कर्ष पर पड़ाव पर था। उत्तर पश्चिम जो था मौर्य साम्राज्य का जो है सीमा हिंदू कुश पर्वत तक पहुंचती थी, लेकिन दक्षिण में देखते हैं अफगानिस्तान की और सीमांत प्रांत भी, वह भी भूमि जो है अशोक साम्राज्य की बनी हुई थी। तो भारत की जो राजनीतिक एकता जो थी, वो राजनीति स्थापित करने का जो श्रेय है वो तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाता है, क्योंकि उसकी अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जो है उसका श्रेय अशोक को माना जाता है। क्योंकि अशोक की मृत्यु के बाद कमजोर जब उत्तराधिकारी हुए तो इतने बड़े विशाल साम्राज्य पर शासन करना जो है बड़ा ही कठिन हो गया। इस तरह से कमजोर उत्तराधिकारी भी हुए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रंथों से पता चलता है, जैसे पौराणिक ग्रंथों से पता चलता है कि अशोक का निकटतम अधिकारी एक कुणाल था। इतिहासकार कलहन भी जो है जालोक को जो है उसका पुत्र का उत्तराधिकारी बताते हैं। यहाँ तक कि अभिलेखों में एकमात्र पुत्र जो है तीवर को उल्लेख मिलता है, क्योंकि इतिहासकार का मत है कि अशोक के उत्तराधिकारी बहुत कमजोर थे। इसीलिए जो है बृहद्रथ का सेनापति जो था, बृहद्रथ को जो है अपने उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने जो है उसे मार डाला, और बाद में मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण बना। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे शासन व्यवस्था जो थे विकेंद्रीकरण हुआ। विकेंद्रीकरण हमारा राजतंत्रात्मक शासन का जो है जो अस्थायित्व राजा की योग्यता उसके व्यक्तित्व पर जो निर्भर करता था, वह निर्भर जो था जो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक शक्तिशाली जैसे कर्मठ शासक थे। और बहुत ही उन लोगों के समय में मौर्य साम्राज्य जो है बहुत ही सुचारू रूप से जो है शासन व्यवस्था का संचालन हुआ। लेकिन अशोक के बाद जो योग्य शक्तिशाली शासक तो नहीं हुआ, जिसका परिणाम यही हुआ कि केंद्रीय सत्ता क्या था, कमजोर पड़ गया। उसके उत्तराधिकारियों की जो कमजोरियां थी, उससे लाभ उठाकर मौर्य साम्राज्य के दूर दूर के जो क्षेत्र के जितने लोग थे वो अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दिया। और उसी के आधार पर जो है कलहन जो इसी के आधार पर जो है बताने का प्रयास इसी आधार पर कहते हैं कि अशोक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जालोक जो है कश्मीर को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। यहाँ का प्रांतीय शासकों का जो है अत्याचार भी बढ़ गया था। जहाँ एक और हम देखते हैं कि स्वतंत्र राज्यों का निर्माण करने में लोग जो अपने होड़ चल रहा था या अपने अपने स्वतंत्र सत्ता कायम कर रहे थे, स्वतंत्र हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रांतीय शासक जो था केंद्रीय सत्ता की जो है कमजोरियां को लाभ उठाकर बड़ी ही मनमाने तरीके से जो है वो शासन करने लगे। तो इस तरह से जनता का शोषण करने में तनिक भी लोग जो उस समय भी हिचकते नहीं थे, क्योंकि प्रांतीय शासकों की जो अत्याचारी शासन से जो कर जनता जो समय समय पर लोग भी जो है विद्रोह भी करता था। क्योंकि अशोक के समय में देखते तक्षशिला में भी विद्रोह हुआ था। और इस तरह से अशोक का बात जो था अशोक अभिलेख में भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि प्रांतीय शासक के जो तंग क्या करता था। और यहाँ तक जो है उसके अत्याचार और शोषण से जो देखने को मिलता है कि प्रांतीय विद्रोह जो है प्रमुख एक कारण था। मौर्य साम्राज्य की इससे बहुत बड़ी क्षति हुई। और इस तरह से तक्षशिला, कलिंग, उज्जैन इत्यादि बहुत से ऐसे प्रांत थे जो अशोक के बाद जो है स्वतंत्र होने लगे। तो इस तरह से हम यहाँ भी कारण देखते हैं कि करों की जो है सबसे अधिक बोझ डाल दिया गया था जनताओं पर। और यहाँ तक कि मौर्य साम्राज्य जो था करों की अधिकता कारण तो है मौर्य साम्राज्य का पतन का एक कारण भी मानते हैं लोग। क्योंकि बहुत सारे से पतंजलि का महाभाष्य में जो है के अनुसार हम देखते हैं उस पर लिखा है उन्होंने कि मौर्यों के धन संग्रह के लिए जो है कष्ट कर यानी साधनों का जो है अपना कर रखा था। तरह तरह के टैक्स लगाए थे। यहाँ तक कि नगरों में विभिन्न लोगों को जो है आमदनी होती थी और उसे दुर्ग कहा जाता था। तो देहात और जनपद से प्राप्त भी आय को भी राष्ट्र कहते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खनिज यौ पदार्थ जंगलों में मवेशियों में आय का भी एक स्रोत था। और जमीन से जो है खास करके विशेषकर जो है ऊपर
दो प्रकार की आमदनी होती थी और यह टैक्स का नाम है सीता और भाग। जो किसान जो है स्वतंत्र रूप से जो खेती करते थे कुल उपज का 1/4 से लेकर 1/6 भाग अपने टैक्स के रूप में देते थे। राज्य की अपनी ज़मीन होने से राज्य की अपनी ज़मीन वाली जो भाग था वह जिससे आय होती थी उसे सीता कहा जाता था और ज़मीन की वसूल किया जाने और ज़मीन से जो वसूल किया जाता था उसे भाग कहलाता था। तो इस तरह से देखते हैं कि आपातकाल में भी जो है आपातकाल में भी जो है बहुत अनेक प्रकार के जो टैक्स लगाए गए, इस पर जनता को करों से बोझ दब गई और जिसके मृत्यु के होना स्वाभाविक था। बहुत किसानों की और जनताओं की कष्टदायक थी। यहाँ तक हम देखते हैं कि विदेशी आक्रमण के बारे में, यानी विदेशी आक्रमणों का भी जो है ये है क्योंकि उत्तर मौर्यों के बाद जो शासनकाल जो साम्राज्य का वो धीरे धीरे क्रमिक जो है पतन तो हुआ, लेकिन तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में हम देखते हैं कि काबुल की घाटी यानी सुभागसेन नामक एक राजा जो था के अधीन था, लेकिन मौर्य साम्राज्य के भग्नावशेष पर शक्तिशाली बना था। वह एक स्वतंत्र शासक था। साम्राज्य के पतन के बाद जो था ब्राह्मणकारियों जितने भी थे वो उसको भी जो आमंत्रित किया और इस तरह से देखते हैं कि भारत पर आक्रमण जो है एंटियोकस ने जो किया था इसमें सुभागसेन की काफ़ी सहायता मिली थी। विदेशी आक्रमण का भी एक थोड़ी सी कारण बताए जाते हैं कि मौर्य साम्राज्य का पतन था। राष्ट्रीय भावना का भी लोगों में अभाव था क्योंकि राधा कुमुद मुखर्जी ने बताते हैं कि या तो प्रांतीय शासकों के जो है अत्याचारपूर्ण जो है शासन और जन विद्रोही मौर्य साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण बताते हैं। रोमिला थापर जो इस महोदय जो है इस बात पर सहमत नहीं है और रोमिला थापर कहती है कि प्रशासनिक संगठन और राष्ट्रीय भावना का जो अभाव मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण माना जा सकता है, क्योंकि मौर्यों का प्रशासनिक व्यवस्था जो था वो केंद्रित और संकुचित रूप था, क्योंकि प्राय सभी जो राजा अधिकारी थे सम्राट के बहुत ही करीबी सेवक के रूप में थे कि मौर्य साम्राज्य का कोई प्रतिनिधि संस्था ऐसी नहीं थी जो जनता का संपर्क जो है शासन से बनाए रहे। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। पुष्यमित्र शुंग भी क्या थे कि वो भी मौर्य सेना का जो है सेनापति था। अशोक के जो है अहिंसात्मक नीति के कारण जो है सैनिक शक्ति का जो है ह्रास हो गया, पतन हो चुका था और पुष्यमित्र शुंग ने जो था अंतिम मौर्य सम्राट पृथ्वीराज को जो है यानी 184 ईस्वी में जो है 184 ईसा पूर्व में जो है उसकी हत्या करके और अपना अधिकार कर लिया। तो इस तरह से देखते हैं बहुत सारे ऐसे कारण थे, उन कारणों का मौर्य साम्राज्य का जो है पतन हुआ था। इस समय बहुत सारे बातें जो है बहुत विद्वानों के द्वारा जो है बहुत बातें इसमें कही भी गई कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में। और तो उन्होंने यह भी कहा था कि यदि अशोक का जो नीति था मौर्य साम्राज्य का जो है पतन का जो है कारण है, भारत के लिए जो है पछताव करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अशोक के अपने दादा यानी रक्तपात की नीति अपनाता था। उसके साम्राज्य में कुछ ऐसा पूर्व के बाद विनष्ट हो जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य में जो है के पतन के में जो मौलिक कारणों में जो है कमजोर उत्तराधिकारी था, विशाल साम्राज्य था, बाह्य आक्रमण था, प्रांतीय शासकों का अत्याचार था और शोषण ही जो है मुख्य रूप से था। तो इस तरह से हम ये हमारा जो है पतन का जो है ये सब कारण था। लेकिन फिर भी जो है मौर्य साम्राज्य के पतन में जो है कहा जाता है कि उपयुक्त कारणों में से जो है कि मौर्य साम्राज्य का पतन मौलिक कारणों से कमजोर जो है शासक जो थे उस सबसे बड़ा जो है पतन का कारण बना। तो इस तरह से देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जो है पतन का ये सब कारणें थी। लेकिन फिर भी हम अगला वीडियो में आज हम बताने का कोशिश करेंगे कि मौर्य काल की सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से जो है मौर्य साम्राज्य का पतन आज का भाग बताएं, अगला भाग में हम दूसरे